वेलकम फ्रेंड्स, आज हम लोग कूलाम के दूसरे टॉपिक वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ के बारे में जानेंगे। हम लोग इससे पहले वाले टॉपिक में ये देख चुके थे कि कूलॉम्स लॉ ने हमें क्या स्टेटमेंट दिया था और हम लोगों ने कूलाम लॉ का क्या फॉर्मूला पढ़ा था। वेक्टर फॉर्म जानने के लिए हम सबसे पहले कुछ बातें सीखेंगे जो हमें जानना जरूरी है। देखते हैं कि सबसे पहले हम जानते हैं कि अगर हमारे पास कूलॉम्स लॉ का फॉर्मूला है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। कूलॉम्स लॉ ने ये हमें फॉर्मूला डिफाइन करके दिया था। इसे हम पहले वेक्टर फॉर्म में लिखना सीख लेते हैं, फिर हम कूलॉम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में डिफाइन करेंगे। देखिए, अगर हम जानते हैं कि ये हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो कुछ भी है ये कांस्टेंट है और हमारे पास F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 होता है, F इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर होता है। मतलब अगर हम दो चार्ज पार्टिकल अगर हमारे पास Q1 और Q2 दोनों एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं तो उनके बीच की अगर हम दूरी को बढ़ाएंगे तो लगने वाला फोर्स घटेगा और अगर इनके दूरी को घटाएंगे तो लगने वाला फोर्स बढ़ेगा। मतलब कि फोर्स अगर बढ़ाना है तो बीच की डिस्टेंस को घटाना पड़ेगा और अगर दूरी को हम बढ़ाते हैं तो फोर्स अपने आप घट जाता है। मतलब कि फोर्स घट रहा है या बढ़ रहा है ये डिपेंड करता है उन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच के डिस्टेंस पर। मतलब अगर हम डिस्टेंस से कोई भी छेड़खानी करते हैं तो हमारे फोर्स पे जरूर इफेक्ट पड़ता है। तो अगर हमें वेक्टर फॉर्म किसी भी फॉर्मूले का लिखना है तो हम ये शो आउट करते हैं कि अगर हम ये देखेंगे कि हमारे उस फॉर्मूले में क्या चीज चेंज करें तो किस पर इफेक्ट पड़ेगा। जैसे हम इस फॉर्मूले में डिस्टेंस को अगर हम घटाएं या बढ़ाएं तो F पे इफेक्ट पड़ेगा। तो अगर हमें इस फॉर्मूले को वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो हम देखिए किस प्रकार से इसे लिखेंगे। अगर हम F के ऊपर वेक्टर लगाते हैं तो हम इस तरफ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, अगर F के ऊपर फैक्टर लगाते हैं तो R ही वो क्वांटिटी है जिसे बदलने पर हमारा फोर्स बदलता है, तो हम उसी चीज पर कैप लगाकर लिख देते हैं। अगर हमें नहीं पता कि यहाँ हम क्या चेंजमेंट करें तो फोर्स में बदलाव होगा तो हम यहाँ एन कैप भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम किसी भी फॉर्मूले को वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, ये जानकर कि हम फॉर्मूले में इधर क्या चेंजमेंट करें तो इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जो चीज चेंजमेंट करने पर इफेक्ट पड़ता है उसी के ऊपर हम कैप लगाकर लिख देते हैं। इतनी बात जानने के बाद अब हम लोग देखते हैं कूलॉम्स लॉ के आगे पार्ट पे। देखिए, जैसे हमने फर्स्ट ईयर 11 क्लासों में हमने वेक्टर के बारे में पढ़ा होगा तो सुना है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब यह है एकांक सदिश। एकांक सदिश होता है ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर बाई मॉड ए। इसी तरह से हमें एकांक सदिश का यूज इस फॉर्मूले को डेरिवेट करने में काम आएगा। तो यूनिट वेक्टर जो है उसको हम लोग जानते हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर इसके बारे में हमें नहीं पता है तो उसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी हम लोग कूलॉम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म को डिफाइन करते हैं, उसमें इसकी ज़रूरत और इसकी ज़रूरत दोनों पड़ेगी। आइए हम लोग देखते हैं कूलॉम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म के बारे में। सपोज दैट हमारे पास एक Q1 चार्ज पार्टिकल है और एक चार्ज पार्टिकल Q2 है। ये दोनों एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। इनकी पोजीशन A पॉइंट पर है और इसकी पोजीशन B पॉइंट पर है। देखिए, अगर हमारे पास ये दोनों चार्ज पार्टिकल प्लस और ये प्लस दोनों सेम कैरेक्टर के हैं तो हमें पता है कि अगर दो सेम कैरेक्टर के चार्ज पार्टिकल हैं तो उसमें रिपल्सन फोर्स अप्लाई होगा। देखिए, अगर हम इस Q1 और Q2 को देखें तो Q1 और Q2 में रिपल्सन फोर्स लगेगा। मतलब अगर हम सामाजिक भाषा में देखें तो अगर हम देखते हैं कि Q1 इसको उस तरफ ढकेलता है और Q2 इसको इस तरफ ढकेलेगा। मतलब कि Q1 अगर ऐसे जाता है तो Q2 को इधर ढकेल कर वापस आएगा। तो हम क्या कहेंगे कि Q1 आया और Q2 को ढकेल दिया। तो कोई देखेगा तो यही बताएगा कि फोर्स लगा है Q2 के ऊपर, लेकिन कैसे? फोर्स लगाया है 2 पर 1 ने। 2 चार्ज पर फोर्स लगा है और 1 वाले चार्ज ने इस पर उधर की ओर लगाया है, तो हम इस पर लगने वाला फोर्स F21 लिख सकते हैं। इसी तरह से जब ये इसको उधर ढकेल के आएगा तो ये भी इसको इधर ढकेलने के लिए इस तरह से चलता हुआ वापस
आएगा। अब Q2 आएगा और Q1 को इधर उसने ढकेल दिया, तो क्या बोला जाएगा कि फोर्स तो लगा इस पे, लेकिन 1 पे 2 ने फोर्स अप्लाई किया। दोनों पे लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन हमें पता है, हम इससे पहले अभी देख चुके हैं कि अगर हमें कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर दो चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स लग रहा है तो उसका फॉर्मूला हम वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। देखिए, अगर हम इसे लिखेंगे तो F इज 1 2 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R1 2 का स्क्वायर। ये जानते हैं कि अगर R को हम बदलेंगे तो फोर्स में परिवर्तन होगा, इसलिए हमने यहाँ वेक्टर लगाया है। तो R12 के ऊपर हम यहाँ क्या लगा देंगे, कैप। ये हमारा वेक्टर फॉर्म में बदल गया। ठीक, इसे हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसी प्रकार अगर हम F21 को लिखते हैं तो पूरी इक्वेशन एज इट इज लिखी जाएगी, Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर और R21 का कैप। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखते हैं कि अगर हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट को और सेकंड को डिवाइड कर दें तो F12 वेक्टर अपॉन F21 वेक्टर इज इक्वल टू, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, Q1 Q2 कैंसिल होगा, बचेगा क्या, हम आपको लिख कर दिखाते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R12 स्क्वायर R12 कैप अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर R21 कैप। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, बचा हमारे पास F12 वेक्टर अपॉन F21 वेक्टर इज इक्वल टू R12 कैप अपॉन R12 स्क्वायर, फिर अपॉन R21 कैप अपॉन R21 का स्क्वायर। ये ऊपर पलट कर जाएगा, मतलब हम इसको अगर पलटेंगे तो हम लिख सकते हैं F12 वेक्टर अपॉन F21 वेक्टर इज इक्वल टू, ये पलटेगा तो होगा R21 का स्क्वायर अपॉन R12 स्क्वायर इंटू R12 कैप अपॉन R21 कैप। क्लियर। अभी हम देखते हैं कि हमारे पास R कैप दोनों लिखे हुए हैं और R कैप हमारे पास, अभी हमने आपको इससे पहले बताया था कि R कैप होता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर की जो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला है वो होता है A कैप इज इक्वल टू A वेक्टर बाई मॉड A। अगर हम A के फॉर्म में लिख सकते हैं तो हमें जो R12 और R21 के ऊपर कैप लगा है इसे भी हम इसी प्रकार से लिख सकते हैं। कैसे, अगर R12 कैप लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, R12 वेक्टर बाई मॉड R12, और अगर R21 कैप लिखते हैं तो लिखेंगे R21 वेक्टर बाई मॉड R21। इन दोनों की वैल्यू हम यहां पर पुट कर सकते हैं। F12 वेक्टर अपॉन F21 वेक्टर इज इक्वल टू R21 स्क्वायर अपॉन R12 स्क्वायर इंटू ये R12 कैप इसके इक्वल है, तो जहां R12 कैप है वहां हम क्या लिख सकते हैं, R12 वेक्टर अपॉन R12 का मॉड, और नीचे जहां R21 है वहां लिख सकते हैं R21 वेक्टर अपॉन मॉड R21। R21 फिर ऊपर जाएगा तो एक R21 का स्क्वायर पहले से है और एक R21 ऊपर गया तो वो बन गया R21 का क्यूब, और ये इसके साथ कंबाइंड होके R12 का क्यूब बना। बचा हमारे पास ये दोनों चीजें, इनको हम कैसे लिखेंगे, R12 वेक्टर अपॉन R21 वेक्टर, F12 वेक्टर बाई F21 वेक्टर। अब हम जानते हैं कि अगर Q1 Q2 पर फोर्स अप्लाई करेगा तो जितनी डिस्टेंस Q1 को Q2 तक जाने में लगेगी उतनी ही डिस्टेंस Q2 को Q1 तक आने में भी लगेगी। अगर कोई एक लड़का है, अगर वो अपने साथी को दौड़कर जाकर उसे ढकेलता है तो उसे भी यहां तक आने के लिए उतनी ही डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी जितना पहले लड़के के द्वारा की गई थी। मतलब अगर 1 2 के पास जाता है जितनी डिस्टेंस चल के, 2 को 1 के पास भी उतनी ही डिस्टेंस चल के आना होगा।
अगर हम इनके ऊपर वेक्टर लगा देते हैं तो हमें यहाँ निगेटिव साइन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों डिस्टेंस तो बराबर कवर कर रहे हैं, लेकिन ये उस तरफ जाकर A टू B जाकर फोर्स लगाता है और वो B टू A आकर, मतलब दोनों डिस्टेंस बराबर कवर करते हैं, लेकिन दोनों के चलने की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। हमें निगेटिव साइन ये बताता है कि दोनों की डिस्टेंस इक्वल है, लेकिन दोनों के चलने की जो डायरेक्शन है वो जस्ट अपोजिट है। अब जहां r12 वेक्टर है वहां हम -r12 वेक्टर पुट कर सकते हैं, f12 वेक्टर अपॉन f21 वेक्टर, और हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं r12 इज इक्वल टू r21। तो जहां पर r12 है वहां r21 लिख दें, और जहां r21 है मतलब हम इन दोनों की वैल्यू को इसमें पुट कर सकते हैं। देखिए r21 किसके इक्वल, r12 के, तो जहां r21 लिखा है वहां क्या लिख सकते हैं, r21 की जगह 12 का क्यूब, और नीचे r12 का क्यूब पहले से लिखा है। यहां पर r12 माइनस का लिखेंगे और नीचे भी r12 लिख सकते हैं। इसको इससे कैंसिल किया, इसको इससे, हमें क्या मिला, f12 वेक्टर अपॉन f21 वेक्टर इज इक्वल टू -1। अगर हम इसको इधर भेज दें तो f12 वेक्टर इज इक्वल टू -f21 वेक्टर। ये हमें रिजल्ट मिला, और ये रिजल्ट हमें ये बताता है कि कूलाम का जो लॉ है वो न्यूटन के थर्ड लॉ को भी फॉलो करता है। इस तरह से हमने कूलाम के लॉ का वेक्टर फॉर्म देखा। अगर आपको इस पूरे वीडियो में कुछ भी दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमें कूलाम के लॉ में ये पूरी न्यूटन के लॉ की झलक दिखाई देती है। कौन से लॉ की, एक्शन और रिएक्शन लॉ की। अगर आप कुछ भी इसमें डिस्कस करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। धन्यवाद।